So, good morning class. I hope you all doing well. So, last time हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आप समझ पाए थे? बिल्कुल। तो आज का जो हमारा रहेगा वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या रहेगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि नेम शो कर रहा है तो डिकम्पोज। क्या नेम शो कर रहा है? डिकम्पोज। और आप जानते हो डिकम्पोज मतलब क्या होता है? डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक डाउन, स्प्लिट, टूटना। क्या होता है? ब्रेक डाउन, टूटना होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, टूटना होता है। तो यहाँ पर हम इसी रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या बोला था कि जो डिकम्पोज रिएक्शन है इसमें क्या, मान लो कोई सब्सटेंस है ए बी, है ना, एक ऐसा सब्सटेंस है जो ए और बी एलिमेंट से बना है। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये ए बी सब्सटेंस है ये क्या होता है, केमिकली डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, किसमें? ए में और बी में। ठीक है, यानी दोज रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन या डिकम्पोज इनटू टू और मोर देन सब्सटेंस। वह अभिक्रिया जिसमें एक सब्सटेंस टूटकर, वियोजित होकर, डिकम्पोज होकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस में वियोजित हो जाता है ना। यानी दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोज रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात? ओके, तो दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस केमिकली डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस, यानी दोज रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस, वन रिएक्टेंट, है ना, डिकम्पोज केमिकली टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस। समझ गए? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज यू नो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन are the reaction in which two substances combine chemically to form a single product, and in decomposition reaction one substance decompose to form two or more than two substance। समझ गए? एक चीज यहाँ पे और बतानी चाहिए मुझे आपको। आपने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम एनर्जी का क्या कर रहे थे? एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो रही थी? आउट हो रही थी। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है? इन होती है ना। इस रिएक्शन में एनर्जी काम नहीं आती है। समझ गए? तो एक किस प्रकार की रिएक्शन है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ गए? यानी कि ए बी सब्सटेंस को अगर डिकम्पोज करना है तो हमें यहाँ पे एनर्जी देनी होगी, है ना। यानी इसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, एनर्जी उपयोग में आ रही है, तब जाके ए और बी टूट रहा है, बन रहा है। समझ गए? तो दिस दोज रिएक्शन इन विच हीट आर यूज, या हीट क्या हो रही है हमारे रिएक्शन में एंटर कर रही है, चाहिए होती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? देखो बेटा, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं
आपके पास यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, जब हमने इसको क्या की, हीट दी, ये कैसा होता है फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जब हमने इसको हीट दी तो ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा यहाँ से एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैस निकलती है। ठीक है, फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो क्या हो रहा, 2 और मोर सब्सटेंस बन रहे हैं। देखो, एक बन रहा फेरिक ऑक्साइड, दूसरा बन रहा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा बन रहा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस। और ये इन गैसों के निकलने से जो इनकी स्मेल हो जाती है वो कैसे हो जाती है, जो इनकी ऑड्योर है, ऑड्योर मतलब स्मेल, वो कैसे हो जाती है, बिल्कुल फॉल, मतलब एक दुर्गंध टाइप की स्मेल यहाँ से प्रोड्यूस होती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखोगे आप तो क्या, एक सब्सटेंस क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। मार्बल का भी सूत्र है, कल बताया था, मार्बल का भी ये फॉर्मूला है। ये क्या है? लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, जब इसको हीट दी जाती है तो ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसको हमने क्या बोला था, क्विक लाइम कहा था। क्या कहा था? क्विक लाइम कहा था। कहा था या नहीं कहा था? और दूसरा यहाँ से एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? तो जो कैल्शियम का कार्बोनेट है, जो मतलब नेचुरली हमारे मिनरल्स के रूप में रहता है रॉक्स में, ठीक है, कौन? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। जब उसको गर्म किया जाता है तो यहीं से हमें क्या प्राप्त होता है, चूना प्राप्त होता है, क्विक लाइम प्राप्त होता है। क्या ऑब्टेन होता है? क्विक लाइम या चूना प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो इन रिएक्शंस में क्या हो रहा, हीट का यूज हो रहा, तो ये क्या है, एक प्रकार की एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट की जरूरत हो रही है, थर्म की जरूरत हो रही है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इस प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जिसमें हीट का यूज होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, क्या? थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच one substance break down into या decompose into 2 or more substance by using the heat। हीट का उपयोग करके जब एक सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूटता है, विघटित होता है, डिकम्पोज होता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि इसमें क्या हो रही, हीट का यूज हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा मैं इसका यूज भी बता देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइमस्टोन है, और उसको उससे ही क्या, उसको गर्म करके क्या बनाया जाता है, क्विक लाइम बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी चूना बनाया जा रहा है। चूना क्या हमारे विभिन्न इंडस्ट्रीज में, वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में यूज होता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड आर यूज इन वेरियस इंडस्ट्री लाइक सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट बनाते हो ना, तो उसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट काम आता है, जिप्सम वगैरह काम आता है ना। तो जिप्सम का फॉर्मूला भी यहीं से निकलेगा। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बात? तो आपके सीमेंट इंडस्ट्री में ये यूज होता है, चूने के रूप में तो यूज होता ही है ना, वॉल पेंटिंग के लिए। ठीक है, तो ये विभिन्न इंडस्ट्री में यूज होने वाला सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगली जो एग्जांपल है यहाँ पे वो है AgCl। जब सनलाइट की उपस्थिति में, प्रेजेंटिंग ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये रिएक्शन होती है तो ये क्या, सिल्वर को अलग कर देता है और क्लोरीन को अलग कर देता है। ठीक है, यहां देखोगे जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है, ये सिल्वर क्लोराइड, ये किस कलर का होता है, ये होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का सब्सटेंस है कौन, सिल्वर क्लोराइड। जब इसको सनलाइट की प्रेजेंटिंग में रिएक्ट किया जाता है, या रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंटिंग में, सनलाइट की प्रेजेंटिंग में, जिस पे सनलाइट पड़ेगी तो क्या होता है, ये जो व्हाइट कलर है ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर में। और ग्रे कलर में क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये सिल्वर को अलग कर देता है और
Cl गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि क्या एक सिंगल सब्सटेंस टूटकर टू और मोर देन टू सब्सटेंस बना रहा है ना। तो ये भी क्या है, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में। और यहाँ पे क्या है, सनलाइट यूज हो रही है, सनलाइट से क्या हीट ही तो प्रोड्यूस हो रही, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन के। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई बात। इसमें क्या होता है कि जो आपका मेटल होता है ना, किसी कंपाउंड में, यानी कोई मेटेलिक कंपाउंड है, उसमें यदि कोई अदर मेटल आ जाए, और जो मेटल है वो क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए। और जब वो आ जाता है और उस मेटेलिक कंपाउंड के साथ जुड़ता है, तो वहां से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। मान लो हमारे पास एक मेटल कंपाउंड है Ma। क्या है, Ma। ठीक है, और इस Ma मेटेलिक कंपाउंड में मान लो B मेटल आ गया, मेटेलिक एलिमेंट आया B। ठीक है, और जो ये A मेटल है, ये B मेटल के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, और B क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, ये B इस A को यहां से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और खुद क्या अपना एक मेटेलिक कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, जो मोर रिएक्टिव मेटल था B, इसने क्या किया, लेस रिएक्टिव मेटल A को उसके कंपाउंड से हटा दिया और खुद का कंपाउंड बना लिया। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस मतलब होता है प्रतिस्थापन। क्या होता है, प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटना, प्रतिस्थापित होना, मतलब एक को वहां से हटा के खुद दूसरा वहां पे क्या हो जाना, स्थापित होना। आई बात समझ में, समझे या नहीं समझे। तो ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, दोज रिएक्शन लिखो, दोज रिएक्शंस इन विच, जिनमें a more reactive metal those reactions in which a more reactive metal displace less reactive metal more reactive metal displace less reactive metal from their compound, या फिर from their solution। आई बात समझ में। those reaction in which a more reactive metal displace less reactive metal from their solution। ठीक है, वो अभिक्रिया जिनमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, उसके सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड से उसको हटा देता है। समझ गए बात। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम आपको बताने वाले हैं, वो आप देखना। डेफिनेशन समझ में आई, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, हमारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने क्या किया, उसमें एक आयरन की कील डाल दी। ठीक है, एक आयरन की हमने क्या कर दी, कील डाल दिया, कोई आयरन का पार्ट डाल दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, ये जो आयरन है, हेंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, और ये आप पढ़ोगे मेटल एंड नॉन मेटल में, रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ोगे, आपके कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है।
ठीक है, तो हमें यहाँ पे जानते हैं ये थोड़ी सी बात कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। सो आयरन क्या करता है, इस कॉपर को इसके सॉल्यूशन से हटा देता है, कॉपर के सॉल्यूशन से हटा देता है आयरन कॉपर को, और खुद उसके सॉल्यूशन में पार्ट एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, और कॉपर को यहां से क्या करता है, हटा देता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन से, किया या नहीं किया? तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ में आई बात? अब एक यहाँ पे मान लो ये क्या है, हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसका जो कलर होता है बेटा ये कैसा होता है, ब्लू। हमें कैसे पता चला कि ऐसा हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, इस वजह से चला कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू होता है। एंड यू नो ऑलरेडी, यू नो वेरी वेल, व्हाट यू नो व्हेन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, वन ऑफ द चेंज इज कलर, है ना? तो कलर में चेंज होता है, चेंज इन कलर होता है ही नहीं होता है? तो देखो ब्लू कलर का है कॉपर सल्फेट का ये जो सॉल्यूशन है। जैसे आपने इसमें क्या किया, एक लोहे की कील डाली, आयरन की कील डाली आपने यहाँ पे, आपने क्या किया, यू एड अ नील ऑफ आयरन ऑन दिस सॉल्यूशन, इन दिस सॉल्यूशन, सॉरी इन दिस सॉल्यूशन। तो क्या हुआ, इस आयरन की कील ने या इस आयरन ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस किया और क्या बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया। समझ में आई बात? क्या बना दिया, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया, और यहाँ पे क्या, किनारे में इसको सीओ को अलग कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब ये जो कलर है ये क्या हो गया, ड्यू टू आयरन एक कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। यानी ब्लू कलर कॉपर सल्फेट चेंज इनटू ब्राउन कलर, किसकी वजह से, ड्यू टू द आयरन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय द आयरन। ठीक है, ये समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, वो है आपका, सेम ऐसे ही करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ये सबसे इजी रिएक्शन अगर मैं इन चारों में मानूंगा तो इसी को मानूंगा मैं, जो आपको इजीली समझ में आई होगी। समझ में आई बात? अब हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने जिंक की रिएक्शन करवा दी सेम, क्योंकि जिंक इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो कॉपर थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है ना? तो क्या हुआ, जिंक ने इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आई बात? एक और आप ये क्या है, कॉपर सल्फेट, ये जिंक है, ये जिंक सल्फेट बन गया बेटा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे फिजिकल स्टेट नहीं लिखा, भूल गया था, है ना? फिजिकल स्टेट भी जरूरी है बेटा लिखना, एक कंप्लीट इक्वेशन के लिए हमें फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं लेड जो आपके पास लेड है, उसने क्या किया, लेड है हमारे पास, इसने कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन को, ठीक है, जो कॉपर है उसने, उसका एक सॉल्यूशन है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करी किसने, लेड ने, पीबी मतलब लेड, और क्या हुआ, PbCl2 बना दिया। ठीक है, और यहां पे कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यू नो कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब मेटल मोर रिएक्टिव है तभी वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। मान लो हम FeSO4
में Cu को ऐड कर दें तो क्या ये Cu Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उनकी जो रिएक्टिविटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? उनमें अंतर होना चाहिए। यानी जो डिस्प्लेस करने वाला है दूसरे को वो क्या होना चाहिए? ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए उससे जिसको डिस्प्लेस कर रहा है। समझ में आए? तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव मेटल, और लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस बाय द मोर रिएक्टिव मेटल। समझ में आई बात? यानी अगर किसी को हटाना है तो आपको पावरफुल होना पड़ेगा। मान लो आप यहाँ पे बैठे हो सीट पे, अब कोई थर्ड पर्सन या कोई नया बच्चा यहाँ पे आ गया और वो क्या कर रहा है? आपको वहां से डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा, हटाने की कोशिश कर रहा और खुद वहां पे बैठने की कोशिश कर रहा, तो क्या वो आपको हटा पाएगा? अगर वो पावरफुल है आपसे, ठीक है, यदि वो आपसे मोर रिएक्टिव है, मोर पावरफुल है, तभी आपको वहां से डिस्प्लेस कर पाएगा। यदि आप उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव हो, ज्यादा पावरफुल हो, तो क्या वो आपको हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, कर पाता है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दिस डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन रिएक्शन। अब यहां पे क्या था? लास्ट टाइम हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी अब क्या होगा? दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गए? लेकिन ये थोड़ा स्टिल डिफरेंट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो किस सेंस में? देखो, पहले तो इसको समझ लो। इसमें क्या है बेटा? मान लो M के साथ A जुड़ा है और N के साथ जुड़ा है B। कल भी एग्जांपल बताया, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? जो M है और N है, इनके साथ एक ये जुड़ा है, एक B जुड़ा है, ठीक है। और ये क्या, जब सॉल्यूशन में रहते हैं तो आयनिक फॉर्म में रहते हैं। कैसे रहते हैं? आयनिक फॉर्म में रहते हैं। कैसे रहते हैं? आयनिक फॉर्म में। तो ये क्या होंगे? यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी कि जो M है वो उसके साथ B आयन आ जाएगा और जो N है उसके साथ A आयन आ जाएगा। समझ गए? तो क्या हुआ? A और B दो आयन क्या हुए? आपस में एक्सचेंज हुआ। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे क्या, दो एलिमेंट या दो आयन एक्सचेंज होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। देखो, ए ने बी की जगह ले ली और बी ने ए की जगह ले ली। तो दो लोगों ने या दो एलिमेंट ने क्या किया? दो सब्सटेंस ने या दो आयन ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया ईच अदर, दो एक दूसरे को। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है? मान लो आपके पास Ma और Nb है, तो यहाँ पे ये जो दो प्रोडक्ट बने ना, इनमें से एक प्रोडक्ट तो रहेगा एक प्रोडक्ट तो रहेगा सॉल्यूशन में, रिमेन इन सॉल्यूशन। कहाँ रहेगा? रिमेन रहेगा, शेष रहेगा, किस में ही रहेगा? सॉल्यूशन में ही रहेगा। और वन ऑफ द वो क्या रहेगा? पर्सिपिटेट के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा? पर्सिपिटेट के रूप में। पर्सिपिटेट क्या होता है अभी बताऊंगा। पर्सिपिटेट के रूप में रहेगा, अवक्षेप के रूप में रहेगा। मान लो ये है, ठीक है, हमने ये दोनों इसमें मिला दिए। अब एक इनमें से जो एक है, मान लो Mb, ये तो रह गया सॉल्यूशन में, और जो N है यानी A है, ये क्या ऊपर, इसके ऊपर जाग करके पर्सिपिटेट अवक्षेप के रूप में रहेगा। यानी ये जो है ये एक्वाटिक की फॉर्म में रहेगा और जो ये है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, अवक्षेप के रूप में रहेगा, व्हाइट कलर का पार्टिसिपेट बनेगा, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट एज अ पर्सिपिटेट, ठीक है, एक पर्सिपिटेट के रूप में बनेगा। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बन रहा है? एक पर्सिपिटेट बन रहा है। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज पर्सिपिटेटेड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या जब बोलते हैं?
पर्सिपिटेटेड रिएक्शन भी बोलते हैं। पर्सिपिटेटेड रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में एक जो दो बनते हैं ना प्रोडक्ट, उनमें से एक पर्सिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का अवक्षेप होता है, पर्सिपिटेट होता है। समझ गए बात को? तो लिखो। ओके, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? प्लीज अटेंशन। Those reaction in which there is an exchange of ion. What is exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. वो अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट्स में क्या होता है? आयनों का एक्सचेंज होता है। आयनों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में अ व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। इस अभिक्रिया में क्या होता है? एक व्हाइट कलर का पदार्थ बनता है, सब्सटेंस बनता है, जो पानी में अघुलनशील, नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वो बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड पर्सिपिटेट। यानी व्हाट इज पर्सिपिटेट? पर्सिपिटेट इज द substance, white colored substance formed in a double displacement reaction which is insoluble in water. समझ गए? तो precipitate क्या है? पानी में न घुलने वाला अघुलनशील सफेद पदार्थ है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, जो इस अभिक्रिया के दौरान बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट के दौरान। ठीक है? तो इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में अ व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। इस अभिक्रिया में सफेद कलर का पानी में अघुलनशील या न घुलने वाला इनसॉल्युबल पदार्थ बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्सिपिटेट बोलते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया को सच रिएक्शन इज कॉल्ड पर्सिपिटेट रिएक्शन या पर्सिपिटेशन रिएक्शन। यानी जिन अभिक्रियाओं में एनी रिएक्शन वेयर प्रोड्यूस पर्सिपिटेट, वही अभिक्रिया जहां पर्सिपिटेट बनता है, जिनमें पर्सिपिटेट बनता है, यानी कि दोज रिएक्शन यानी रिएक्शंस इन विच प्रोड्यूस पर्सिपिटेट, जिनमें पर्सिपिटेट बनता है, उसको पर्सिपिटेशन या पर्सिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। समझ में आई बात? ओके, तो ये एग्जांपल है, आप देखेंगे यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम सल्फेट जो है, ये इसमें अगर आप इसको पानी में घुलाओगे, एक्वाटिक सॉल्यूशन बनाओगे, तो इसमें ये आयन है, SO4 आयन है, ये आयन है, इसमें क्या है? SO4 आयन है। ठीक है? नेगेटिव आयन ये। और दूसरा एक और आयन है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं क्या? बेरियम। क्या है? बेरियम आयन है। एक है दूसरा बेरियम आयन। ये आई बात समझ में? जब ये पानी में घुलते हैं, तो पानी में एक्चुअल में एक्वाटिक सॉल्यूशन में आयनिक फॉर्म में रहता है। ठीक है? जो एक्वाटिक सॉल्यूशन है वो आयनिक फॉर्म में, ये दोनों भले साथ हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्या है? आयनिक फॉर्म में है। ये प्लस आयन है, ये नेगेटिव आयन के फॉर्म में है। ठीक है? सेम टू सेम, ये पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है, और ये यहाँ पे 2 नेगेटिव आयन, क्योंकि 2 है ना, हालांकि क्लोरीन पे 1 आयन होता है, तो ये 2 है तो 2 हो गए। ठीक है? इस फॉर्म में रहते हैं। तो क्या हुआ? इस SO4 आयन ने क्या किया? इस बेरियम के साथ जुड़ गया, एक्सचेंज हो गया। और जो ये बेरियम है, ठीक है, सॉरी, जो आपका Cl आयन है यहाँ पे, बेरियम जो ये Cl आयन है, ये Cl आयन सोडियम के साथ क्या हो गया? यहाँ पे जुड़ गया। आई बात समझ में? जो बेरियम आयन है, ये क्या किसके साथ? इसने क्या किया? इसके साथ जुड़ गए ये दोनों। ठीक है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन आपस में जुड़ गए। जुड़े या नहीं जुड़े? तो इन्होंने क्या किया? सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ जब इनको क्या हमने रिएक्शन करवाई, तो एक्वाटिक फॉर्म में आयन की फॉर्म में थे, और जब आयन की फॉर्म में, तो इन्होंने क्या कर लिया? अपने आयन एक्सचेंज कर लिए। Ba पॉजिटिव और SO4 जो नेगेटिव है, ये क्या साथ में ज्वाइन हो गए, और NaCl यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आपस में ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पे जो देखोगे, जो सोडियम क्लोराइड है, ये क्या बना? सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये बेटा वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि घुलता है वाटर में। ठीक है? क्या है? सॉल्युबल है। किसमें? H2O में सॉल्युबल है, तो ये सॉल्यूशन में रिमेन रहता है। लेकिन जो BaSO4 है, ये व्हाइट कलर का बनता है। ठीक है? यानी कि व्हाइट कलर का पर्सिपिटेट है। ये क्या है? पर्सिपिटेट है। ठीक है? और ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। क्या है? इनसॉल्युबल इन
वाटर है, यानी कि ये क्या पानी में अघुलनशील है, घुलता नहीं है। ये क्या एक व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट के रूप में ऊपर बनता है, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा सॉलिड और ये क्या होगा एक्वाटिक। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, एक्सचेंज ऑफ आयन देखा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखा, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। तो ये क्या थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दो।